गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखना है हमें, मैन्युफैक्चरिंग इन पॉलिटिसाइज्ड वर्ल्ड। देखिए जो सप्लाई चेन होता है, टैरिफ होता है, अन्य देश अब क्या कर रहे हैं, इनका वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आर्टिकल में वही चीज अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो क्या चल रहा है अभी मॉडर्न वर्ल्ड, क्या चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन क्या, सारी कंट्री यानी सारे इकोनॉमिक जो से देश है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी सब मिलकर साथ में करेंगे। अगर इसको कोई दिक्कत हुआ ये पूरी करेगा, इसको कोई दिक्कत हुआ ये पूरी करेगा, ठीक है, मिलकर करेगा। लेकिन ये ट्रेंड क्या है, खत्म हो रहा है। लोग डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डी ग्लोबलाइजेशन का क्या, अपनी खुद की चीजें मैन्युफैक्चर बनाना, यानी आत्मनिर्भर बनने की ओर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हर देश कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है, इस कारण से कर रहा है क्योंकि जो सप्लाई चेन है, टैरिफ है, सैंक्शन है, ये सब क्या है, वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं देश। कोई भी देश, चाइना हुआ, रसिया हुआ, ये सब क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वेपनाइज कर रहे हैं इन सब चीजों को, सप्लाई चेन को। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल चाइना पे बहुत सारे देश डिपेंडेंट है, ठीक, तो चाइना क्या करेगा, सप्लाई चेन रोक देगा। अब जब सप्लाई चेन अगर रोका तो जो अन्य देश चाइना पे डिपेंडेंट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है तबाह होने लगेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल चाइना से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एपीआई, एपीआई क्या होता है, दवाई बनाने का रॉ मटेरियल। भारत क्या करता है, चाइना से एपीआई लेता है। अगर उसकी सप्लाई चेन काट दी, रोक दी, तो फिर क्या होगा, हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है तबाह होने लगेगी। ठीक है, तो सप्लाई चेन को क्या करा, उसने वेपन की तरह इस्तेमाल किया। यही हो रहा है और हमें इस आर्टिकल में पूरा वही देखना है और पूरा इकोनॉमी समझना है हमें इसमें, मैन्युफैक्चरिंग का। और कोर सेक्टर, स्ट्रेटेजिक सेक्टर वगैरह देखेंगे मेन मेन कौन सा है और हमें क्या क्या बदलाव कर रहा है। ट्रेंड क्या है, ग्लोबलाइजेशन से डीग्लोबलाइजेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। देखिए मेन बात क्या है, आज की दुनिया क्या है, ग्लोबलाइजेशन पहले जैसा नहीं रहा है। अब पॉलिटिक्स के हिसाब से ट्रेड और इंडस्ट्री चलाई जा रही है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां से सस्ता मिल रहा है, हम क्या सोचते थे कि एक्स देश से सस्ता मिल रहा है, वाई देश से सस्ता मिल रहा है, उठा लो। अब ऐसा है नहीं। ठीक है, तो अब ये मामला है नहीं, चेंज हो रहा है। ग्लोबल सिचुएशन क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, दुनिया में क्या बदल रहा है, ट्रेड क्या है, पॉलिटिकल हो गया है। ठीक, ट्रेड पॉलिटिकल हो गया है। यूएस, चाइना, रसिया, ये सब देश जो है ट्रेड को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। कैसे, सैंक्शन, टैरिफ, सप्लाई कंट्रोल, ये सब करके कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, यानी वेपनाइजेशन बढ़ रहा है। एग्जांपल के लिए, अगर कंट्री चाइना से, बहुत सारे कंट्री चाइना पे डिपेंडेंट है, ठीक, तो चाइना क्या करेगा, सप्लाई चेन रोक कर प्रेशर डाल सकता है। ठीक है, सप्लाई चेन डाल के, सप्लाई चेन रोक के प्रेशर डाल देगा और अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। तो क्या किया इसने, वेपनाइजेशन किया। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। ठीक, तो केवल और केवल चाइना पे डिपेंडेंट रहना, और चाइना इसको वेपन की तरह इस्तेमाल करने लगे कि हमारे ऊपर सब डिपेंडेंट है, तो हम सप्लाई चेन को हथियार बनाएंगे और अपनी बातें मनवाएंगे। समझ में आ रहा है, तो ये सब हो रहा है। अब ये हो रहा है तो इसका एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे और ट्रेंड देखेंगे हम। ठीक है, देखिए समझिए, पढ़ाई का क्या मतलब होता है, पढ़ाई का मतलब होता है ट्रेंड देखना। पढ़ाई का मतलब ही यही होता है। लेकिन यूपीएससी में लोगों को लगता है ज्ञान होना चाहिए। ठीक, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कौन सा ज्ञान, ऑब्जर्वेशन पावर, ऑब्जर्व करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है असली ज्ञान। अगर यूपीएससी में आपके पास इस तरह का ज्ञान है, कैसा ज्ञान चाहिए, वर्टिकल ज्ञान नहीं, जैसे ये न्यूज़पेपर है। ठीक है, आप बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मान लीजिए एक दिन का आपने ज्ञान लिया, न्यूज़पेपर पढ़ते चले गए, आपने न्यूज़ पढ़ा पूरा। ठीक है, तो ये क्या है, आपने ऑब्जर्व किया न्यूज़पेपर को, लेकिन वर्टिकली किया। एक दिन का किया, भूल गए, फिर दूसरे दिन आया, किया, भूल गए, फिर तीसरे दिन किया, भूल गए, चौथे दिन किया, भूल गए। करना क्या था, ये क्या था, वर्टिकल ऑब्जर्वेशन है। हमें क्या करना था, हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्वेशन चाहिए था। ये पढ़ा, फिर इसका लिंक देखा, इसमें देखा, इसमें देखा, सब का लिंक देखते गए। लिंक देखते गए का मतलब है ट्रेंड, ट्रेंड देखते गए हम। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्वेशन क्या है, ट्रेंड देखना। आज की न्यूज, सेम न्यूज इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज का चल रहा है मामला, तो आपने आज न्यूज पढ़ा, कुछ पॉइंट मिले होंगे, फिर दूसरे दिन पढ़ा होगा, कुछ पॉइंट मिले होंगे, फिर तीसरे दिन पढ़ा होगा, कुछ पॉइंट मिले होंगे, चौथे दिन कुछ और पॉइंट मिले होंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्वेशन है। एक न्यूज को मल्टीपल डायमेंशन में देख रहे हैं, क्योंकि बहुतों ने बहुत कुछ लिखा, तो आपने हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्व किया। ये होता है पढ़ना यूपीएससी के लिए। ठीक है, पढ़ना तो इसी तरीके से चाहिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे किसी चीज के लिए हो, हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। क्या ऑब्जर्व करना है, ट्रेंड देखना क्या बदल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या बदल रहा है, इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सैंक्शन, टैरिफ, सप्लाई का चीजों, सप्लाई चेन को वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, और इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अपना आत्मनिर्भर वाला सारी चीजें, सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो क्या ट्रेंड है, ये ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
मतलब डी ग्लोबलाइजेशन आ नहीं गया है, लेकिन अपने से बढ़ रहे हैं इस तरफ। ग्लोबलाइज वर्ल्ड का क्या मतलब था, सारी इकोनॉमी एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे, लेकिन डी ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है, अपना खुद का बनाओ, सब मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, और बहुत ही लिमिटेड कंट्री से सब ट्रेड करेंगे। तो ये डी ग्लोबलाइजेशन ही तो है, ये ट्रेंड है ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने का। अब आर्टिकल देखिए, अब आर्टिकल लेके करके देखेंगे। हाउ वॉर, ट्रेड टेंशन एंड डिसरप्शन आर रीडिजाइनिंग सप्लाई चेन फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि सिनॉप्सिस आप देख पाए ढंग से। सिनॉप्सिस देखिए, सिनॉप्सिस देखिए, पढ़ने में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ट्रेंड देखते हैं, न्यूज़पेपर की बहुत सारी कटिंग है तो उसका ट्रेंड देखेंगे अब। पहला है, दूसरा देखिए, ऑलरेडी अंडर फाइनेंशियल, एक सेकेंड इसको थोड़ा, ऑलरेडी अंडर फाइनेंशियल प्रेशर मिडवेस्ट सोयाबीन फार्मर आर स्क्वीज्ड फर्दर बाय टैरिफ ईरान वॉर। दिखाई दिया। ट्रेंड देखते रहिएगा। ये क्या है, वेपनाइजेशन, किस चीज का, सप्लाई चेन का, सैंक्शन लगाना, टैरिफ लगाना, इन सब चीजों का। चाइना, ईरान वेपनाइज द ग्लोबल इकोनॉमी टू बीट द यूएस एट इट्स वोन गेम, ठीक। अब देखिए एक और कटिंग देखिए, ये कटिंग देखने से आपको ट्रेंड समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। रिपोर्ट्स का है ये, ईरान वॉर सॉक टू फ्लिप मार्केट टू डिफिसिट इन 2026 एनालिस्ट से। समझ में आया। तो क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन कमजोर हो रहा है और डीग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक। तो ग्लोबलाइजेशन कमजोर हो रहा है। पहले क्या था, फ्री ट्रेड हो रहा था, अब कंट्रीज क्या रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को बचा रही हैं, इंपोर्ट कम कर रही हैं। तो इसे क्या कहेंगे, डी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड। हम क्या, हमें क्या पढ़ना है, ट्रेंड। इस वर्ड को इस्तेमाल समझिएगा, ट्रेंड जो है की वर्ड है। हम ट्रेंड देख रहे हैं, बदलाव, पहले क्या था अब क्या है, पैटर्न देख रहे हैं। ये ग्लोबल लेवल पे पैटर्न देखा जा रहा है, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन कमजोर हो रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड बढ़ रहा है। तो डी ग्लोबलाइजेशन क्या है, दुनिया पहले जितनी कनेक्टेड थी, जैसे ट्रेड, बिजनेस, सप्लाई चेन, अब उतनी नहीं रही है। कंट्रीज अब क्या कर रहे हैं, अपने लोकल इंडस्ट्री को बचा रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, टैरिफ और रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। टैरिफ मतलब टैक्स, इस पे फोकस करिए। डी ग्लोबलाइज होने का इसी से रिलेटेड है, टैरिफ लगाना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, दनादन लगाना, धड़ाधड़, इसी की वजह से हो रहा है। यानी ग्लोबल से लोकल पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये याद रखिए, जी टू लोकल शिफ्ट, ठीक। एक सिंपल लाइन देखिए, पहले क्या था, सब मिलकर व्यापार करते थे, अब पहले अपने देश को बचाओ। ये क्या है, माइंडसेट डेवलप हो रहा है। माइंडसेट, पहले क्या माइंडसेट था, सब मिलकर काम करें, अब क्या माइंडसेट बन रहा है, अपने अपने देशों को बचाओ, ठीक है। क्यों हो रहा है डी ग्लोबलाइजेशन, क्यों हो रहा है? पहला, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता बनने के लिए कंट्रीज क्या सोच रही हैं, अगर बाहर से सप्लाई बंद हो गई तो, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, सप्लाई बंद हो गई तो, ठीक। इसलिए लोकल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अपने हिसाब से तो अपनी जगह पे ठीक ही है, खासकर डेवलपिंग नेशन तो अपने हिसाब से ये ठीक ही सोच रही हैं कि हम किसी एक्स देश पे डिपेंडेंट हैं, अगर उसने सप्लाई बंद कर दी तो हमारी इंडस्ट्री तो लोकल तबाह हो जाएगी, तो हमें इस पे फोकस करना होगा। अपने हिसाब से तो ठीक ही सोच रहे हैं, ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। दूसरा क्या है, जॉब बचाना। इंपोर्ट सस्ते होते हैं तो क्या होता है, लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाती है, इसलिए इंपोर्ट कम करके जॉब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, जियो पॉलिटिक्स, ट्रेड अब सिर्फ बिजनेस नहीं रह गया, पावर बन गया, ठीक है। व्यापार जो है अब बिजनेस नहीं माना जा रहा है, पावर माना जा रहा है। तो यूएस, चाइना जैसे कंट्रीज एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं, वेपनाइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री बचाने के लिए, ठीक है। अब देखिए ट्रेंड देखिए इसका, ट्रेंड देखिए, यूरोपियन यूनियन एग्रीज ऑन हैविंग ऑफ स्टील इंपोर्ट्स वाइवा डबलिंग ऑफ टैरिफ, ठीक। क्या कर रही है ये, अपने ये जो यूरोपियन यूनियन है, स्टील इंपोर्ट पर भारी टैरिफ लगा रही है, ठीक है। क्यों, इंपोर्ट कोटा भी घटा दिया है, रीजन अपनी स्टील इंडस्ट्री को बचाने के लिए स्टील इंपोर्ट पर टैरिफ लगा रही है, भारी टैरिफ लगा रही है यूरोपियन यूनियन, ठीक। तो इंपोर्ट कोटा घटा दिया और क्या किया, अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए सब कर रही है। सभी अब देश अपने अपने इंडस्ट्री को बचा रहे हैं। अब दूसरा देखिए, ये क्या था, गार्डियन का है, यूके स्टील एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन एट रिस्क एज ब्लॉक डबल टैरिफ एंड हैव कोटास, हाफ ऑफ कोटास, ठीक। अब देखिए, यूके और यूरोपियन यूनियन दोनों इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं,
डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए। ठीक, अब ये देखिए, ये है वॉशिंगटन पोस्ट का, कंट्रीज आर रीथिंकिंग यूएस फॉसिल फ्यूल आफ्टर ईरान वॉर, एज इकोनॉमीज इन एशिया एंड यूरोप रील, लीडर मेक प्लान टू रिप्लेस इंपोर्टेड ऑयल एंड गैस विद होम ग्रोन एनर्जी। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये कंट्रीज अब एनर्जी इंपोर्ट पर डिपेंडेंट कम करना चाहती है, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर विंड की तरफ जा रही है ताकि फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो। ग्लोबलाइजेशन, जी से डी, जी ट्रेंड दिख रहा है क्या दिखा रहा हूं मैं, ट्रेंड दिखा रहा हूं, पैटर्न देखते रहिए। ये सब अपनी मर्जी से जाएं, अपनी मर्जी से इस तरीके से करें तो समझ में आता है। मजबूरी में वॉर वगैरह देख के, वेपनाइजेशन देख के, हर चीज का, उसकी वजह से ये इस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक होता है अपनी मर्जी से बढ़ना, लेकिन एक है मजबूरी में, ये सब ऐसा हो रहा है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग अभी कमजोर है। ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर में कितना हिस्सा है इंडिया का, लगभग 17.4% पहले था। डेटा याद रखिएगा, अभी इस डेटा को याद रखिएगा, इस डेटा को अच्छे से समझाएंगे पहले। अब क्या है 14%, मतलब पहले से और गिर गया है, पहले से और गिरा हुआ है, यानी अच्छी स्थिति नहीं है। पहले क्या था 17.4, अब है 14%। ठीक है, तो मतलब क्या है, इंडिया ग्लोबल कंपटीशन में पीछे जा रहा है। अब इस डेटा को याद रखिएगा, डेटा को खोल के अच्छे से एग्जांपल दे के नीचे समझाएंगे। ठीक है, देखिए बेसिक प्रॉब्लम क्या है, पहले इंडिया जो है दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में इतना हिस्सा रखता था, अब क्या घटकर 14% रहेगा। क्या मतलब है, दुनिया में जो सामान यानी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें इंडिया का हिस्सा कम हो गया है। समझ में? अभी देखिए एग्जांपल लीजिए एक, मान लीजिए पूरी दुनिया एक बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया एक बड़ी मार्केट है, तो सभी देश मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मोबाइल, कार, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें। तो पहले क्या था, 100 में से 17 से 18 सामान इंडिया बनाता था, 100 में से एक डेटा, 100 में से 17-18 इंडिया बना रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया है, 100 में से 14 सामान इंडिया बना रहा है। उस डेटा का मतलब यही है, पूरे ग्लोब पे जितने देश है सबको मार्केट मानिए। ठीक है, ग्लोब को मार्केट मानिए, ये ग्लोब है मार्केट। तो ग्लोब में मान लीजिए 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं कोई भी, तो इसमें से 17-18 इंडिया बनाता था। ठीक, अब ये घट के 14 हो गया है, अब ये घट के 14 हो गया, वही लिखा हुआ है। ठीक, जैसे मोबाइल, कार, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीजों में ये डिक्लाइन किया है, जो कि ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया की जगह दूसरे देश जैसे चाइना वगैरह, चाइना, वियतनाम ले रहे हैं, वो सब बना रहे हैं, ये सब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए एक सवाल है कि इंडिया किन किन सेक्टर्स में डिपेंडेंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किस सेक्टर में ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करता है। डिपेंडेंट होने का मतलब यही, पहला एनर्जी सेक्टर, सबसे बड़ा डिपेंडेंसी यही है एनर्जी सेक्टर का। डेटा देखिए, क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस 82.8%, बहुत बड़ा नंबर है। नेचुरल गैस 45% प्लस इंपोर्ट। ठीक है, मतलब क्या है, इंडिया की इकोनॉमी फ्यूल पर डिपेंडेंट है, विदेशों पर। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया मोस्टली असेंबल करता है, बाहर से पार्ट्स आते हैं, ये जोड़ता है। ठीक, पार्ट्स, चिप्स, डिस्प्ले, बैटरी, ये सब क्या है, चाइना से आता है। असेंबल क्या करता है, इंडिया असेंबल कर रहा है उसको। पार्ट्स कहां से आ रहे हैं, चिप्स, डिस्प्ले, बैटरी, चाइना से आ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया अभी क्या कर रहा है, चाइना पर डिपेंडेंट है स्मार्टफोन कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, न्यूज है ये, स्मार्टफोन कंपोनेंट्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। फार्मा सेक्टर देखिए, इंडिया मेडिसिन बनाता है, बहुत ज्यादा बनाता है। मैंने क्या कहा था, एपीआई, एपीआई क्या है, जो फार्मा का रॉ मटेरियल होता है, दवाइयों का रॉ मटेरियल, उसको एपीआई कहते हैं। ठीक है, तो कहां से लाता है, चाइना से लाता है, चाइना पे डिपेंडेंट है। तो इंडिया मेडिसिन बनाता है, लेकिन रॉ मटेरियल यानी एपीआई चाइना से आता है। अब डेटा देखिए, फार्मा एक्सपोर्ट में भी इंपोर्ट इंटेंसिटी बढ़ी है, कितना, 38%, ऑलमोस्ट 38%। ठीक है, तो ये क्या है, डिपेंडेंसी। अब डिफेंस सेक्टर देखिए, डेटा क्या है, इंडिया 70 से 75% डिफेंस की जो मटेरियल है खुद ही बनाता है। ये एक अच्छी बात है कि 70 से 75% खुद बना रहा है, लेकिन बाकी 25 से 30% इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें भी हमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो सिक्योरिटी भी पार्शियली डिपेंडेंट है। हाई टेक, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल डिफेंस में यूज होता है जो, ठीक है, क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो ये क्या है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट वगैरह है, सेमीकंडक्टर है, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी सेक्टर है। तो डिपेंडेंसी अगर इसमें होगी तो मामला डेंजर हो जाएगा। ठीक है, डेंजरस वाली स्थिति बनेगी। किसमें,
सेमीकंडक्टर रेयर अर्थ में, अगर इसमें डिपेंडेंसी लंबे टाइम तक हमारी बनी रही तो खतरा है। ठीक है, तो इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? इंडिया असेंबली इकोनॉमी है, असेंबली इकोनॉमी बन गया है, फुल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ से इधर शिफ्ट करना है, फुल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बननी है। हम क्या है, असेंबली इकोनॉमी बने हुए। ठीक है, तो दिक्कत है ये, एक लाइन में देखिए और समझिए। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कमजोर होने का कारण क्या है? हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी, लो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, ग्लोबल कंपटीशन, चाइना और वियतनाम से, सप्लाई चेन कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या बनता है? ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, ग्लोबल कंपटीशन में हम पीछे हैं। समझ में? अभी तक जितना बताया है एक एक लाइन में समझ लीजिए इसको। ठीक, बिगेस्ट रिस्क अगर इंडिया इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहा तो चाइना जैसी कंट्री कंट्रोल कर सकती है और इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे एपीआई है, फार्मा रॉ मटेरियल चाइना से आता है, अगर सप्लाई रुकी तो क्या होगा? इंडिया की मेडिसिन इंडस्ट्री प्रभावित होगी, इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। एपीआई रोका और यहाँ पे दवाई बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो गई काम से। ठीक है, क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल वहीं से आ रहा है, अगर रॉ मटेरियल रोक दिया तो काम खत्म। अब देखिए एक सोल्यूशन देखते हैं और प्रॉब्लम भी साथ साथ में देखते रहेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, स्मार्टफोन इंडस्ट्री पॉलिसी, सिर्फ एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं करना है बल्कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर पर फोकस करना है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना है। अभी आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन कौन से है, या फिर क्या होता है ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर, क्या होता है भाई? स्ट्रेटेजिक सेक्टर पर फोकस करना बोल तो दिया, होता क्या? एक एक करके समझेंगे। स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या होता है? ऐसे सेक्टर जिनसे देश की सुरक्षा जुड़ी हो, ये याद रखिएगा, देश की सुरक्षा जुड़ी हो, इकोनॉमी मजबूत होती हो, जिनसे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी डेवलप होती हो। 3 कीवर्ड्स याद रखिए, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलप, इन सबसे जुड़ी हो। ठीक है, तो वो क्या है? स्ट्रेटेजिक सेक्टर। अभी कौन कौन से देखेंगे, तो जिन सेक्टर के बिना देश कमजोर पड़ सकता है वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। एक लाइन में याद रखिए। पहला, डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर एग्जांपल के लिए मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, वेपन्स। क्यों स्ट्रेटेजिक है ये? क्यों? अगर इंडिया डिफेंस में इंपोर्ट डिपेंडेंट रहेगा जैसे रसिया यूएस है तो वॉर के टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मेक इन इंडिया डिफेंस पुश किया जा रहा है। ठीक है, मेक इन इंडिया खूब जोर शोर से बोला जा रहा है ना, और इसके अंडर काम भी हो रहा है खूब, तो इसीलिए किया जा रहा है। दूसरा स्ट्रेटेजिक सेक्टर, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी आपको न्यूज मिल रहा होगा कि सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है, कहाँ? धुलेरा में। धुलेरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक, इसमें भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। सॉल्यूशन है ये, स्ट्रेटेजिक सेक्टर है सेमीकंडक्टर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काम आने वाला चीजें हैं ये। ठीक, तो ये प्लांट लग रहा है धुलेरा में, गुजरात में। ठीक, एग्जांपल, मोबाइल चिप्स, लैपटॉप्स, एआई प्रोसेसर्स, ये सब में इस्तेमाल होता है। तो क्यों स्ट्रेटेजिक है सेमीकंडक्टर वगैरह? चिप हर चीज में लगती है, जैसे मोबाइल, कार, डिफेंस, हर जगह चिप लगती है। अभी इंडिया क्या है? चाइना ताइवान पर डिपेंडेंट है। अगर सप्लाई रुक जाए तो पूरी इकोनॉमी रुक सकती है। इससे पहले वाला पुराना वीडियो देखेंगे तो मैं चिप को लेके ताइवान के मामले में आपको बताया है कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हीलियम गैस की जरूरत पड़ती है। हीलियम गैस है यूएसए के पास, ठीक है, भरमार है, और ताइवान वहां से लेता है हीलियम गैस और फिर ये सेमीकंडक्टर बनाता है। और हम क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं यहाँ से। तो हम किस पे डिपेंडेंट है? बाहर वालों पे। इसीलिए ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, हमें इस मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। इसी के लिए क्या किया जा रहा है? अभी तो धुलेरा में लग रहा है, अब धीरे धीरे करके और प्लांट लगेंगे ताकि इसमें डिपेंडेंसी खत्म की जाए। तीसरी बात, एनर्जी सेक्टर, ये है स्ट्रेटेजिक सेक्टर। ऑयल, गैस, सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन। क्यों स्ट्रेटेजिक है? एनर्जी के बिना इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ऑयल इंपोर्ट क्या है? 85% हाई डिपेंडेंसी है इस मामले में, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है। अगर इस सब चीजों पे फोकस किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? बहुत सारे आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है? स्ट्रक्चरल चेंज करिए। गवर्नमेंट को क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट भाई आप स्ट्रक्चरल चेंज करिए। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज है, ये बदलाव है अगर इस पर फोकस किया जा रहा है तो। चौथा कौन सा स्ट्रेटेजिक सेक्टर है? फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां, मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन, वैक्सीन, एपीआईज। क्यों स्ट्रेटेजिक है? कोविड में दिख गया मेडिसिन सप्लाई क्रिटिकल है। किस पे डिपेंडेंट थे? चाइना पे डिपेंडेंट थे, हालत दिख गई हमें इस मामले में। तो इंडिया एपीआईज के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। ठीक, इसलिए स्ट्रेटेजिक है, हमें खुद का बनाना पड़ेगा, देखना होगा अल्टरनेटिव, इस पे ध्यान देना होगा। पांचवा है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एग्जांपल व्हीट, राइस, पल्सेस। क्यों स्ट्रेटेजिक है? फूड शॉर्टेज, सोशल इंस्टेबिलिटी। तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, ये स्ट्रेंथ है।
इस मामले में हम क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, दूसरे देशों को खाना भेजते भी हैं, मतलब फूड एक्सपोर्ट भी करते हैं, इस मामले में काफी बेहतर स्थिति है हमारी। ठीक है, 5वें में ये भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर। छठा, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, क्या है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर, सैटेलाइट्स वगैरह, रॉकेट, जीपीएस, ये सब इसी के थ्रू होता है। तो क्यों स्ट्रेटेजिक है, कम्युनिकेशन के लिए, डिफेंस के लिए, वेदर, सब पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। तो फाइनल समझ, स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या है, ऐसे सेक्टर जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी हो। एग्जांपल डिफेंस, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, फार्मा, एग्रीकल्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, इन सब पे मजबूती बनानी है। अब ऊपर हमने क्या पढ़ा था, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो इसकी असली मतलब क्या है इसका, पहले क्या होता है, सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाओ माइंडसेट था, पहले एक्सपोर्ट बढ़ाओ वाला माइंडसेट, अब क्या है, सेल्फ रिलायंस प्लस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ये क्रिटिकल सेक्टर में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ। ठीक है, अभी ध्यान देखिएगा क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, ट्रेंड दिख रहा है, कैसा माइंडसेट बन रहा है। पहले क्या कर रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट खूब बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, अब क्या है, सिर्फ आत्मनिर्भर बनना है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करना है, क्रिटिकल सेक्टर में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ। अभी जो 6 दिखाएगी उसमें क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ। ठीक है, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। एग्जांपल, सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है हमारे यहाँ, पीएलआई स्कीम चल रहा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पुश दिया जा रहा है, ये क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ, रिलेट करते चलिएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या करो, बढ़ाओ, ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कोई किंतु परंतु करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी क्या देख रहे थे, ये पहला क्या देख रहे थे, सॉल्यूशन देख रहे थे पूरा, भूलिएगा मत, हम सॉल्यूशन देख रहे थे, फिर उसमें थोड़ा सा सब टॉपिक देखने लगे थे। ये सब क्या है, इंडस्ट्री, ये देखिए हम क्या देख रहे थे सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन में स्मार्ट इंडस्ट्री पॉलिसी देख रहे थे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा, उसी में मैंने बोला कि इसमें क्या बोला गया कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर पर फोकस करो, फिर मैंने इसको खोल के थोड़ा विस्तार से बताया है। अब दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, ये पहला था पूरा। ठीक है, अंतर समझते रहिएगा, ये नहीं कि मिक्स कर दे। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाना है। अभी हम डेटा भी देखेंगे हमारी क्या स्थिति है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाना है। तो अभी इंडिया बहुत पीछे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, यानी बहुत कम कर रहा है, आपको लगेगा, और चाइना क्या है, बहुत ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो इनोवेशन नहीं होगा तो ग्लोबल कंपटीशन नहीं होगा, तो आपके मन में आएगा कि बहुत कम कर रहा है, तो बहुत कम कितना कम, दिमाग में आना चाहिए, सवाल बनना चाहिए। इंडिया वर्सेस चाइना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेटा। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, किसका, इंडिया का। देखिए जीडीपी का परसेंटेज के हिसाब से कितना हो रहा है, जीडीपी 100% है, तो उसका पॉइंट में जाइए, 0.65% से 0.7%, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ग्लोबल रैंक स्पेंडिंग के मामले में 7वें 8वें रैंक पे, लेकिन जीडीपी के हिसाब से बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया का, 35 से 40%। समझ में आया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, ये क्या इंडिया का है, 35 से 40%। ठीक है, अब चाइना का देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग जीडीपी का 2.4% एंड 2.6%। ठीक, टोटल स्पेंडिंग दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट। प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना है, 75% प्लस। अंतर दिख रहा है, अभी एग्जांपल से भी समझ में आ जाएगा, अंतर देखते रहेंगे तो एग्जांपल भी समझ में आएगा। डिफरेंस देखिए, मान लीजिए 100 रुपए की इकोनॉमी है, इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करता कितना, 0.7 रुपए, चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना खर्च करता है, 2.5 रुपीज। 100 रुपए है, उसमें से इतना इंडिया कर रहा है, इतना चाइना कर रहा है, अपने अपनी इकोनॉमी के हिसाब से। तो मतलब चाइना क्या कर रहा है, 3 से 4 गुना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, इनोवेशन में। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है, देखिए इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। पहला, इनोवेशन के मामले में नई तकनीक, चाइना क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में डिपेंडेंसी खत्म करेगा सबसे, 5G टेक्नोलॉजी लाएगा, चिप्स में आगे जाएगा। इंडिया क्या करेगा, मोस्टली टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा कम खर्चा हो रहा है, तो क्या जो ज्यादा खर्च कर रहे हैं वो आगे रहेंगे, तो वो जल्दी बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उनसे इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ये इंपैक्ट पड़ने वाला है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब खर्च कम होता है, साइंटिस्ट को बढ़ावा कम दिया जाता है, तो क्या होता है, तो हम तकनीक इंपोर्ट करते हैं ना कि खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल, भारत मोबाइल बनाता है लेकिन चिप डिजाइन बाहर से आता है। ठीक है, ग्लोबल कंपटीशन। दूसरी बात, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, चाइना एप्पल हुआई जैसे कंपनी से compete करता है, तो भारत क्या करेगा इस मामले में,
इंडिया क्या है, असेंबली इकोनॉमी बन जाता है, असेंबल करता है, मतलब आप लाइए हम असेंबल करके आपको दे देते हैं। ठीक है। तीसरी बात, डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। इंडिया कई सेक्टर में डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर पैनल में, फार्मा एपीआई में, डिफेंस टेक में। कितना कितना 85 से 90% इम्पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर पैनल में 80% चाइना से, फार्मा एपीआई 65 से 70% चाइना से, डिफेंस टेक में हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंस। मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, छोटे छोटे जो पार्ट्स बनते हैं। ठीक है। तो लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लो इनोवेशन, लो वैल्यू प्रोडक्शन, वीक ग्लोबल पोजीशन। ये एक फ्लो चार्ट समझिए इसका। तो इस पे क्या करना है, ये लो नहीं, ये हाई होना चाहिए। अब एग्जांपल देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देखने से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट वाला एग्जांपल, अगर दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है मतलब चाइना, एक स्टूडेंट बी है मतलब इंडिया। चाइना, स्टूडेंट ए क्या कर रहा है, रोज एक्सपेरिमेंट करता है, रोज एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जबरदस्त काम कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, सिर्फ नोट्स क्या है, रट रहा है। स्टूडेंट बी क्या कर रहा है, नोट्स रट रहा है। ठीक है, रूट लर्निंग पे चल रहा है। तो एग्जाम में कौन टॉप करेगा, एक जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है रोज, या एक किताब जो नोट्स रट रहा है। तो जीतेगा कौन, स्टूडेंट ए। कोई किंतु परंतु करने वाली बात नहीं है, जीतेगा तो स्टूडेंट ए ही। तीसरी बात, प्राइवेट कंपनीज को बदलना होगा। अभी कंपनियां क्या कर रही हैं, पॉलिटिशियन से रिलेशन पर फोकस करती हैं। होना क्या चाहिए, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कंपटीशन पे फोकस करना चाहिए। कोई भी कंपनी आती है तो पॉलिटिशियन की पैर पकड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसलिए दिक्कत है। तो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इस पे फोकस करना है। चौथी बात, मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ाना है। टारगेट कितना रखना चाहिए, जीडीपी का 25% मैन्युफैक्चरिंग का। इस डेटा को ध्यान में रखिएगा, अभी कंपेयर करके समझाएंगे कि डेटा, ठीक, इससे जॉब बढ़ेगी, इससे होगा क्या, जॉब बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होंगे, इंडिया स्ट्रांग बनेगा। अब देखिए, अब वो डेटा समझिए। मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ाना होगा, जीडीपी का 25%। ठीक है, अब इसको विस्तार से समझिए। अभी इंडिया की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन, ये याद रखिए, 15 से 17% जीडीपी के आसपास है। सरकार का लक्ष्य क्या है, इसे बढ़ाकर 25% जीडीपी तक ले जाना है। मतलब क्या, जितना देश में पैसा बन रहा है उसका बड़ा हिस्सा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से आए। मतलब भारत जो है 100 रुपया कमा रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, 25 रुपया फैक्ट्री और इंडस्ट्री से आए, इन सब चीजों से आए। क्यों, ये देखिए, इंडिया का क्या है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में शेयर कितना है, 15 से 17% जीडीपी। चाइना का कितना है मैन्युफैक्चरिंग शेयर, 26 to 28% ऑफ जीडीपी। यानी 100 रुपया कमा रहा है तो 28 से 26 रुपया यहीं से आ रहा है। ठीक, और वियतनाम 24 से 25% ऑफ जीडीपी। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, यहीं से, मैन्युफैक्चरिंग से। तो हमारा क्या है, वियतनाम से भी हम पीछे हैं मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, समझ में। इसलिए इंडिया अभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेस में पीछे है। ये सब इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्यों जरूरी है 25% का टारगेट, जॉब्स बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेबर इंटेंसिव होता है। ठीक, तो इससे क्या होगा, जॉब बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, इन सब में जॉब बढ़ेगी। अगर फैक्ट्रीज बढ़ेंगी तो लाखों लोगों को नौकरी मिलेंगी। एस्टिमेट, हर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे, 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा जॉब क्रिएट करता है, सर्विस से भी ज्यादा। सर्विस सेक्टर है उससे भी ज्यादा। क्यों, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा नहीं मांग करते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जॉब क्रिएट होगा। इंपोर्ट, दूसरा इंपोर्ट कम होगा। अभी इंडिया कई चीजें बाहर से ला रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल पार्ट, सोलर, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सब बाहर से आ रहा है। ठीक है, मशीनरी भी। अगर इंडिया खुद बनाएगा तो इंपोर्ट कम होगा, देश में पैसा रहेगा। एग्जाम्पल, इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट बिल 60 से 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा है पर ईयरली, साल का देखा जाए तो 60 से 70 बिलियन से ज्यादा, 60 से 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट बिल, समझ में आया। तीसरी बात, इंडिया स्ट्रांग बनेगा स्ट्रेटेजिक पावर में। आज के टाइम में ट्रेड भी पावर है, तो अगर आप खुद प्रोडक्शन करते हैं तो सप्लाई चेन सिक्योर रहती है, वॉर क्राइसिस में डिपेंडेंसी नहीं रहती है। ठीक, एग्जांपल के लिए कोविड-19 में इंडिया ने पीपीई किट्स खुद बनाना शुरू किया, पहले इंपोर्ट करता था। ये बदलाव दिखा, या पीपीई किट क्या करता है, खुद बनाना शुरू कर दिया। हम पहले क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, लेटे रहते थे, हम पैसा लेके मंगा लेंगे, इस मूड में रहते थे। लेकिन अब बदल गए, हम खुद बना रहे हैं। चौथा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगा तो क्या, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दुनिया में बिकेगा। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल फोन इंडिया अब एक्सपोर्ट कर रहा है, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, ये सब। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 100 रुपए की इकोनॉमी है, तो अभी मैन्युफैक्चरिंग कितना है, 15 रुपए। टारगेट कितना है हमारा, 25 रुपए। इतना हमें करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 10 रुपया एक्स्ट्रा फैक्ट्री से आएंगे और यही 10 रुपया जॉब, एक्सपोर्ट, ग्रोथ बनाएगा।
ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा का टारगेट हमें रखा है ना, बस यही एक बेहतर उपाय बनेगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए तो इसका लिंक कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है, ये हम करंट अफेयर देख रहे हैं, तो आपका कौन कौन सा फंडामेंटल फाउंडेशनल क्लास का जिंदा होता है जिसको आपको पढ़ना है। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये सब पॉलिसी इसी गोल के अचीव करने के लिए, ये सब जो ऊपर दिख रहा है ना, जो अभी तक हमने पढ़ा, वो सब इसी को अचीव करने के लिए है। और आपको क्या करना है, ये सब अच्छे से और पढ़ना है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम, ये सब के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़िए। इंडिया ईयर बुक नाम सुना है, उसको खरीद लीजिए। इंडिया ईयर बुक आती है, इंडिया ईयर बुक गवर्नमेंट क्या क्या कर रही होती है ना, वो चिल्ला चिल्ला के बताती है इसमें। तो इसको किताब वो जो है आप खरीद लीजिए। ठीक है, तो पूरा क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबलाइजेशन खत्म नहीं हुआ है लेकिन बदल गया है। इंडिया अभी अपनी पॉलिसी बदलनी होगी, इंडिया को भी अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे खिसक रहे हैं लोग। ठीक है, कोई सिग्नेचर नहीं हुआ है कि हम डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे सब शिफ्ट कर रहे हैं, जो ट्रेंड हमें दिख रहा है। तो क्या है, हमें भारत को भी अपनी पॉलिसी में बदलाव करना होगा। ठीक है, अब घबराइए मत, हम क्या करेंगे, अब प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे, मेंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे और खत्म करेंगे। ये क्या है, ये माइंड मैप है, जो तक अभी तक जो बात हुआ है उसको देख के आपको तुरंत याद आ जाएगा। ये माइंड मैप है और ये इन्फोग्राफिक्स है। मैन्युफैक्चरिंग इन अ पॉलिटिसाइज्ड वर्ल्ड, ट्रेड वेपन, डी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड, सप्लाई कंट्रोल, ये सब ठीक देख लीजिए। ये इसमें PDF में मिल जाएगा आपको, लिंक नीचे मिलेगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड का मतलब क्या है। ठीक है, ट्रेड प्योरली इकोनॉमिक फैक्टर पर आधारित होती है। ठीक है, गलत। कंट्रीज ट्रेड डिसीजन में स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट यूज करते हैं, सही। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ रहा है, गलत। WTO का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, कहीं बात ही नहीं। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड को दर्शाता है। ठीक है, पहला फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, गलत। रिडक्शन इन टैरिफ ग्लोबली, गलत। इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म बाय कंट्रीज, सही। एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, गलत। तीसरा सही है। ठीक है, यही तुम बात कर रहे हैं ना। तीसरा, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस कम होने का मुख्य कारण क्या है। एक्सेसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, गलत। हाई एक्सपोर्ट सरप्लस, गलत। डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट फॉर क्रिटिकल इनपुट्स, सही। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इनोवेशन, गलत। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने में सहायक होगा। केवल इंपोर्ट बढ़ाना, गलत। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना, सही। पॉलिटिकल कनेक्शन को स्ट्रेंथन करना, गलत। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन को कम करना, गलत। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पांचवें, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का एक कारण क्या होता है। एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, गलत। इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम, ठीक है। हाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन, गलत। इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व्स, गलत। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो क्या बनाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बना देगा। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, आप करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं ना, बस वही वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसको याद रखिएगा। मेंस का क्वेश्चन देखिए, वैश्विक व्यापार के बढ़ते राजनीतिकरण ने वैश्वीकरण की प्रकृति को बदल दिया है। इस संदर्भ में भारत की विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग नीति के सामने उत्पन्न चुनौतियों को विश्लेषण कीजिए तथा एक सुदृढ़ और आत्मनिर्भर औद्योगिक ढांचे के निर्माण हेतु आवश्यक उपाय सुझाइए। 250 शब्द, ये क्या करना है, लिखना है। ये GS3 के इकोनॉमी से जुड़ेगा, आपके इकोनॉमी का ही चल रहा है। क्या क्या लिखेंगे, देखिए स्ट्रक्चर है ये पूरा। इंट्रोडक्शन में ग्लोबलाइजेशन अब जियोपॉलिटिकल ड्रिवन है। ट्रेड क्या है, इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल टूल बन गया है। बॉडी में चैलेंजेस दिखाइए, सप्लाई चेन डिसरप्शन, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, चाइना एग्जांपल, वीक मैन्युफैक्चरिंग बेस, लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल कंपटीशन, ये सब दिखाइए। बॉडी सॉल्यूशन, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बूस्ट, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, इस पे फोकस। और कंक्लूजन में क्या करना है, सेल्फ रिलायंट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडिया और बैलेंस अप्रोच लेना है, नेशनलिज्म और ग्लोबल इंटीग्रेशन को दिखाते हुए। क्या बोलेंगे इसमें कि ग्लोबलाइजेशन से डिग्लोबलाइजेशन की तरफ हो रहे हैं, लेकिन इतना नहीं हो गया है अभी, पूरी तरह खत्म ही हो गया हमारा। ठीक है, ये अप्रोच लेना है, एक बैलेंस, कॉन्टिनम में चलना है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, बीच में रहना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, PYQ उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, और जितना भी अभी मैंने इसमें सब बताया है, आपका जो फाउंडेशनल क्लास में जो पढ़ाया गया होगा, इकोनॉमी
और IR, ये किन किन चीज़ों से जुड़ रहा है? ये केवल इकोनॉमी से जुड़ने वाली बात नहीं है, ये IR से जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी जुड़ रही है इसमें, तो इंटरनेशनल वाला मामला चल रहा है, आपकी इकोनॉमी का मामला जुड़ रहा है, ठीक है? तो ये एक तरीके से आपका एथिक्स में भी काम आएगा। एथिक्स में केस स्टडी बना के दे देगा। इसकी समझ पैदा करना, यानी एथिक्स में बेहतर करना, एसे में बेहतर करना, सबसे अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना रहता है तो किन किन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना रहता है आपको? अपना एसे वाला हिस्सा स्ट्रॉन्ग रखिए, एथिक्स वाला हिस्सा स्ट्रॉन्ग रखिए, प्लस अपना ऑप्शनल, जो ऑप्शनल आप चाहते हैं। ये 3 चीज़ों पर अगर आपका कमांड है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और इन सब से जुड़ा हुआ PYQ, एथिक्स का PYQ, ऑप्शनल का PYQ और एसे का PYQ, उठा के यही टॉपिक सॉल्व करिए, लिखिए। कोई टेस्ट सीरीज के जो दिया है टेस्ट सीरीज, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। टेस्ट क्या करना है, बस अपनी स्पीड चेक करने के लिए चले जाना है देने के लिए। तो ऑप्शनल देखिए, PYQ, एथिक्स का PYQ, एसे का PYQ, और जो GS के 1 2 3 है ना, वो तो आप डेली पढ़ते रहते हैं, दिन भर तो खोल के आप ऐसे पन्ना पलटते ही रहते हैं। फोकस इस एरिया पे करना है, खासकर मेंस के लिए इन सब एरिया के लिए फोकस करना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।